जय हिंद दोस्तों, नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक उपचार अर्थात अनुच्छेद नंबर 32 के बारे में। तो अनुच्छेद 32 से संबंधित जो चीज़ें दी गई हैं इसके हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 32 हम लोग सारे मूल अधिकार पढ़ चुके हैं। जो छठवां मूल अधिकार है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचार। क्या दोस्तों कहते हैं, संवैधानिक उपचार। भाई ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो संवैधानिक उपचार में क्या क्या चीज़ें हम लोगों से पूछी जा सकती हैं इसके हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन था कि संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32 एक ऐसा अनुच्छेद या अपने संविधान में एक इतना अभिन्न अंग है या अपना संविधान में ऐसा हिस्सा है जैसे यदि संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको क्या कहा जाता है, हृदय एवं आत्मा। संविधान की क्या कहते हैं, हृदय एवं आत्मा। और ये शब्द किसने बोले थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के हैं। किसके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यही कि भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संवैधानिक उपचारों को क्या बोला था, अंबेडकर। तो भाई भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला, इसको हृदय एवं आत्मा। संवैधानिक उपचार अर्थात संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। तो इसके इंपॉर्टेंस का हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है। तो भाई इसके मतलब क्या है अब, तो संवैधानिक उपचार जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि जब कभी भी हमारा भाई कोई बीमार पड़ गया तो हम लोग किसके पास जाते हैं उपचार के लिए, डॉक्टर के पास। वैसे ही आगे यदि हमारे मूल अधिकारों को दोस्तों हनन होता है, किसका, तो मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम लोगों के लिए एक न्यायालय है जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और ऑप्शन के रूप में हमारे पास हाई कोर्ट भी है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं संवैधानिक उपचार की दशा में। लेकिन आर्टिकल नंबर 32 के तहत सीधे हम लोग कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दोस्तों। इसके लिए कोई अपीलीय प्रक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग कहाँ जाएं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट जाके क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन है तो जिसने भी हम लोगों का मूल अधिकारों का हनन किया है तो उसके खिलाफ क्या जारी कर देगी, रिट जारी कर देगी। क्या जारी करेगी दोस्तों, तो रिट अर्थात हम लोगों को इसमें पढ़ेंगे याचिका के बारे में। भाई याचिका क्या होती है और याचिका इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन कौन सी याचिका होती है, कौन कौन सी रिट्स होती हैं। तो हम लोग रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिट्स क्या है ये देखते हैं। तो रिट्स की जो अगर इसकी अवधारणा कहा जाए तो ये अंग्रेजों अर्थात हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है दोस्तों। ब्रिटेन में नागरिकों को कुछ विशेष मूल अधिकार दिए गए थे अर्थात विशेष अधिकार दिए गए थे। और ये विशेष अधिकार जो जारी कर मतलब ये कहाँ से प्राप्त होते, तो सम्राट से सीधे प्राप्त थे। ऐसे हमारे यहाँ इसका जो संरक्षण करता बताया गया है वो किसको बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग ये इसका जैसे वहाँ पे सम्राट ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। तो याचिका कौन कौन सी होती है इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी याचिकाएं हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई याची है, एक प्रकार का हम पीड़ित हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो याची है तो याची जो प्रार्थना लेके जाएगा उसको याचिका कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, याचिका कहेंगे। तो याचिका कौन कौन सी है तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत पूछी जाती है दोस्तों, ये सारी रिट्स बहुत पूछता है एग्जाम में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, हैबियस कॉर्पस। क्या कहेंगे दोस्तों, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है इसको, हैबियस कॉर्पस। ये इंग्लिश शब्द थोड़ा सा याद रखिए, कई बार इंग्लिश में ही केवल नाम दे देता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अगली है हमारे सामने परमादेश दोस्तों। कौन सी है, तो परमादेश। भाई परमादेश में इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये इनके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। तो इसको इंग्लिश में परमादेश को क्या कहते हैं, तो परमादेश को इंग्लिश में कहा जाता है मैंडेमस। क्या कहते हैं दोस्तों, मैंडेमस। और अगली कौन सी हमारे सामने, तो अगली हमारे सामने होगी प्रतिषेध। कौन सी है दोस्तों, तो प्रतिषेध पढ़ेंगे। और प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इस प्रतिषेध को कहा जाता है प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोहिबिशन। ये इंग्लिश में जरूर याद रखना दोस्तों, प्रोहिबिशन के बारे में।
अगला कौन सी है, तो अगले हमारे सामने उत्प्रेषण कौन सी है दोस्तों, तो उत्प्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। भाई उत्प्रेषण से संबंधित कितनी चीजें हैं ये देखते हैं अभी थोड़ी देर में। तो उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहा जाता है, इसको प्रोहिबिशन कहते हैं, और उत्प्रेषण को सर्टियोररी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्टियोररी। अगला कौन सी है, तो अगला लास्ट है हमारे सामने, और उसका नाम क्या है, अधिकार प्रेक्षा। कौन सी है, अधिकार प्रेक्षा। ये हमारे सामने 5 रेट हैं दोस्तों, और पांचों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पांचों बहुत काम की रेट्स हैं। तो 5वीं रेट्स का नाम है जो वो अधिकार प्रेक्षा है, इसको इंग्लिश में क्वा वारंटो कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्वा वारंटो। अब भाई इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरे हिसाब से भी रखा जा सकता है याद। तो कौन सा तरीका है, जैसे एक एक अक्षर पकड़ते हैं, जैसे बंदी पर प्रत्येक का उतना ही अधिकार है। क्या कह रहा है, बंदी पर प्रत्येक का उतना ही अधिकार है। ये कोड है दोस्तों, बंदी पर प्रत्येक का उतना ही अधिकार है, उतना ही अधिकार है। अब ऐसे कोड है ये पांचों याद रखने के लिए। तो जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, और इसके बाद उतना से उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, ये पांचों याद रख सकते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्वा वारंटो दोस्तों कहा जाता है। भाई अब ये क्वा वारंटो वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो इसका सबसे पहले अर्थ देखते हैं। अर्थ तो पूछ लेता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, शरीर के साथ प्रस्तुत करें, शरीर के साथ प्रस्तुतिकरण। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसका है अर्थ, प्रस्तुतिकरण, क्योंकि पीसीएस में देखो पिछले बार 2020 वाले में ही पीसीएस में ये स्पष्ट रूप से पूछ लिया गया था कि भाई इसका अर्थ जो मैचिंग करने के लिए पूछ लिया गया था। जैसे परमादेश, तो परमादेश का अर्थ क्या निकालेंगे, तो परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्या हुआ, हम आदेश देते हैं, ये इसका अर्थ है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, आदेश देते हैं। अगला कौन सा हमारे सामने, तो प्रतिषेध का मतलब तो आप जानते ही होंगे, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना, सीधे प्रोहिबिशन। ठीक है दोस्तों, जैसे निषेध लिखा होता है ऐसे ही प्रतिषेध का मतलब रोकना हो गया। अब उत्प्रेषण है, तो उत्प्रेषण का दोस्तों मतलब क्या है, तो उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणीकृत या सूचना देना, प्रमाणीकृत या सूचना देना। ये अर्थ जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत पूछे जाते हैं इससे, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कौन सा, अधिकार प्रेक्षा। इसका मतलब क्या होता है, तो प्राधिकृत या वारंट द्वारा, प्राधिकृत या वारंट द्वारा, ये चीजें हैं भाई, प्राधिकृत या वारंट द्वारा। तो ये सारी हम लोगों को याद रखना है, इसके अर्थ याद रखना है। शरीर के साथ प्रस्तुतिकरण, हम आदेश देते हैं, रोकना, प्रमाणीकृत या सूचना देना, और प्राधिकृत या वारंट द्वारा। तो ये इसके अर्थ हैं। अब हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं कि एक एक चीज कौन कौन सी क्या क्या कहती है। तो हम लोग देखते हैं, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण का जैसे कि नाम से निकल रहा है कि बंदी को प्रत्यक्ष करिए आप। जो बंदी मतलब जिसको हिरासत में लिए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को आप प्रस्तुत करिए। तो हिरासत में कोई संस्था ले सकती है, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में कर सकती है। कोई व्यक्ति जो माफिया है या कह सकते हैं अपराधी है, तो वो व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को हिरासत में अर्थात बंदी बना सकता है या अपहरण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कई बार पुलिस ही हिरासत में ले सकती है बिना बताए। तो इसलिए हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को क्या किया जाता है, आप प्रत्यक्ष करने की बात कहते हैं कि बंदी जो किए हुए उसको क्या कीजिए, प्रत्यक्ष कीजिए। अर्थात ये बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय जब जारी करेगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सीधे कह देगी कि भाई हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए जिसको आप बंदी बनाए हुए हैं। अगर बंदी नहीं बनाए हुए हो तो फिर वो लेके ही नहीं आता है। तो बंदी तो बनाए हुए है ना किसी व्यक्ति को, तो हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को बंदी बनाने की बात करता है। तो इसके बाद हम लोग कौन सा है, परमादेश, जैसे मैंने बताया था। तो परमादेश का मतलब क्या हुआ, हम आदेश देते हैं। भाई परम देश अर्थात परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश। भाई सबसे बड़ा आदेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है तो वही तो आदेश दे सकता है। तो वो सीधे आदेश देता है जब यदि कोई कर्मचारी
या कोई संस्था निकाय सही से, अधीनस्थ निकाय जैसे अधीनस्थ न्यायालय ही कह सकते हैं, सही से काम ना कर रहे हो, क्योंकि कर्मचारी क्या होते हैं, ढीले ढाले काम करने लगते हैं, तो सीधे वो आदेश देते हैं, कहते हैं भाई अपना ढीले ढाले से काम नहीं चलेगा, हम आदेश देते हैं कि ये काम किया जाए। तो हम आदेश देते हैं मतलब इसका क्या हुआ, परमादेश हो गया। और ढीले ढाले से काम नहीं चलना है तो हमें काम करना पड़ेगा। तो जब किसी भी प्रकार का काम ऐसे किया जाए जिसके माध्यम से सीधे रूप से काम नहीं कर रहा है, और ये हमेशा याद रखना, सीधे हमेशा सक्रिय रहती है। ये कौन सी रहती है, सीधे सक्रिय रहती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी है जो सीधे सक्रिय रहती है, तो कौन सी है सीधे सक्रिय रहने वाली, परमादेश ही है दोस्तों। अगली कौन सी हमारे सामने, वो है प्रतिषेध। कौन सी है, प्रतिषेध। इसमें क्या है, तो प्रतिषेध का मतलब ये होता है प्रोहिबिशन, अर्थात रोक लगाना। अब रोक किस पर लगाया जाएगा, तो जब उच्च न्याय क्षेत्र पर जाएगा, कोई जाएगा, क्या होगा, उच्च न्याय क्षेत्र या उच्च न्यायाधिकार का प्रयोग करेगा, तो उस पर सीधे रोक लगाने की बात की जाएगी कि आप जितना आपको अधिकार दिया गया है उससे आप ऊपर जा रहे हैं। बेसिकली ये प्रतिषेध जो होता है ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं पर लगाया जाता है, जब ये अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर चली जाते हैं, ऊपर का काम करने का प्रयास करती हैं, तो उच्च न्यायाधिकार का जब अतिक्रमण करती हैं, अर्थात अतिक्रमण करते हैं या वो अतिक्रमण करती हैं या सही से काम नहीं करती हैं, तो कौन सी रेट जारी हो जाती है उनके खिलाफ, प्रतिषेध दोस्तों। अगली कौन सी, रोकने की बात कर रहा है ना, तो अगली कौन सी हमारे सामने, तो उत्प्रेषण, नाम से देखिए निकल रहा है, उत मतलब ऊपर की ओर, प्रेषण भेजिए, ऊपर की ओर भेजने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो इसमें जैसे मैंने इसका अर्थ बताया था कि इसका अर्थ होता है क्या, प्रमाणीकृत या सूचना देना। क्या है, तो सूचना देने की बात कह रहा है, तो क्या उनसे सूचना देना, अर्थात जो भी हमारे सामने जितने वाद हैं या मुकदमे कैसे पड़े हुए हैं, विलंब में पड़े हैं, अर्थात लंबित पड़े हैं, तो मुकदमे जो भी लंबित पड़े हुए हैं बहुत सारे, जिस पर काम सही से नहीं हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि कानून की खराबी है। ये क्या है, कानून की खराबी। तो जब कानून की खराबी की दशा में जो रिट जारी की जाती है वो कौन सी है, उत्प्रेषण, या लंबित पड़े हुए कानूनों को ऊपर मांगने के लिए या मुकदमों को या विवादों को ऊपर मांगने की बात करता है, अर्थात उच्च न्यायालय जो भी होगा, उच्च न्यायालय का मतलब ऊपर से है, तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जो जारी करेगी वो कौन सा है, उत्प्रेषण, अर्थात लंबित पड़े हुए मुकदमों को ऊपर लेके आइए। तो ये सूचना दीजिए, अर्थात या उसका प्रमाणीकृत कीजिए कि ये चीज क्या है। अगला कौन सा है, अधिकार परीक्षा दोस्तों। कौन सी है, तो अधिकार परीक्षा। भाई अधिकार परीक्षा का मतलब क्या हुआ है, तो जब अधिकार परीक्षा का मतलब सीधा सा है कि जब अवैध रूप से क्या करते हैं आप, अवैध रूप से अनाधिकार ग्रहण करते हैं, अवैध रूप से अनाधिकार ग्रहण करते हैं, या कह सकते हैं कि जब कोई कर्मचारी किसी सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद या अपने दावे की पुष्टि करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ जारी होती है, या कहता है कि हम किस वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ ये जारी की जा सकती है। सीधे से मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारी किस वजह से या किस कारण से इस पद पर बैठा हुआ है, उस कारण को आप बताइए। तो सीधे आपके रेट जारी कर दी जाएगी और सीधे कारण बताना होगा कि आप इस पद पर कैसे बैठे हुए हैं, आपकी नियुक्ति कहाँ से हुई है। ये आपको, जब ये इसलिए किया जाता है जब भर्तियों में गड़बड़ी होती है तो उसकी वजह से ये होती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो रेट होती है ये किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है। जरूरी नहीं कि ये पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही जारी की जाए, किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जो लगता है किसी को ये व्यक्ति जो अधिकारी या कोई भी कर्मचारी बैठा हुआ है पद पर, ये सही नहीं प्रक्रिया से आया हुआ है, भर्ती प्रक्रिया से, तो उसके खिलाफ क्या जारी हो जाएगी, अधिकार परीक्षा रेट जारी हो जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें जो चीजें बचती हैं वो क्या है, तो ये चीजें हैं, इसकी तालिका एक बनाते हैं और तालिका से संबंधित चीजें देखते हैं। जैसे मैंने पहली रेट जो बताई आप लोगों को वो कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है इसको। अब ये हैबियस कॉर्पस किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है और किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है, जारी नहीं हो सकती है, उसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है।
तो नहीं हो सकती, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों। तो भाई ये हैबियस कॉर्पस ये कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी व्यक्ति बंदी बना सकता है, व्यक्ति बना सकती है, कोई संस्था बना सकती है, अर्थात सार्वजनिक निकाय के खिलाफ भी ये जारी हो सकती है। किसके खिलाफ? सार्वजनिक निकाय के खिलाफ भी जारी हो सकती है। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के अर्थात निजी व्यक्तिगत रूप से भी जारी की जा सकती है ये हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? तो भाई विरुद्ध जारी नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपने उसको हिरासत में लिया है और कानून के सम्मत लिया है, अर्थात यदि वो कानून सम्मत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कानून सम्मत होने पर आप किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं। तो कानून सम्मत होने पर हिरासत में लिया जा सकता है। या न्यायालय की अवमानना की हो, न्यायालय की क्या की है? अवमानना की है, अवमानना, तो भी आप उस किसी को हिरासत में ले सकते हैं। या कोई विधानमंडल अर्थात विधान कोई है उसका उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है, तो भी उसके खिलाफ उसको क्या कर सकते हैं? बंदी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कानून सम्मत हो, न्यायालय की अवमानना की हो, विधान उल्लंघन किया हो विधान का कोई, तो इस प्रकार से आप किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? बंदी बना सकते हैं, अर्थात गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगला दूसरा कौन सा है? तो दूसरा भाई सीधे से निकल के आते हैं, जैसे मैंने बताया थी परमादेश है। कौन सी है? परमादेश, मैंडेमस। कौन सी है? तो मैंडेमस। अब मैंडेमस किसके खिलाफ जारी हो सकती है? तो परम आदेश की देखो बात कर रहा है, स्पष्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भाई परम आदेश किसी व्यक्ति को तो नहीं देंगे, तो परम आदेश ये किसको दिया जाएगा? किसी सरकारी कर्मचारी को, अर्थात जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति है, कैसा है? सार्वजनिक कार्यालय या सार्वजनिक निकाय के कर्मचारियों को दिया जा सकता है, या अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जा सकता है। किसको? अधीनस्थ न्यायालयों को। ये सही से काम नहीं करते हैं तो अधीनस्थ न्यायालयों को भी दिया जा सकता है ये। और किसको दिया जा सकता है? निगमों को भी दिया जा सकता है। निगम है तो उनके खिलाफ भी तो दिया जा सकता है, अर्थात कि परम आदेश दे दिया जाएगा कि ये काम करिए आप सही से, तो उनके खिलाफ ये जारी की जा सकती है। कौन सी? परम आदेश। और किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है? तो ये किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी की जाएगी। किसके व्यक्ति? तो निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होती है, निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी। कौन सी है? परम आदेश। और ये गैर संवैधानिक जो वो हैं गैर वैधानिक लोग हैं, गैर वैधानिक निकाय हैं, उनके खिलाफ भी जारी नहीं किए जाते हैं। कौन सी? परमादेश दोस्तों। अगली कौन सी है? तो अगली मैंने बताया था आप लोगों को प्रतिषेध दोस्तों। कौन सी है? प्रतिषेध। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है दोस्तों। तो प्रतिषेध जो रिट होती है किसके खिलाफ जारी की जाती है? न्यायिक एवं अर्धन्यायिक, न्यायिक एवं अर्धन्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है दोस्तों। कौन सी? प्रतिषेध जो रेट है आपकी, तो ये जारी की जाएगी। न्यायिक और अर्धन्यायिक का मतलब क्या हुआ? न्यायिक संस्थाएं जानते होंगे आप लोग, ऐसी संस्थाएं जो सीधे न्याय देती हैं, जैसे न्यायालय वगैरह या अधीनस्थ न्यायालय वगैरह या अधिकरण वगैरह, ये साली क्या कहलाते हैं? न्यायिक प्राधिकरण। ठीक है। और अर्धन्यायिक प्राधिकरण का मतलब क्या हुआ होता है, तो इसके बारे में प्राधिकरण, जैसे न्यायिक प्राधिकरण में एक मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे दूं तो नालसा जैसे है। कौन सा है? नालसा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नालसा कब बना था? 1987 में बना था दोस्तों। इसका नालसा का मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या हुआ? राष्ट्रीय विधि सेवा अथॉरिटी या प्राधिकरण। ठीक है, नालसा 1987 में बनता है। ये एक न्यायिक संस्था है दोस्तों। और अर्धन्यायिक संस्था तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम लोगों के सामने CCI है। क्या है? CCI का मतलब क्या होता है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहा जाता है। ये 2002 में अधिनियम आया था और इसको विधिक रूप 2009 में दिया था। ये क्या है? एक प्रकार का अर्धन्यायिक संस्था है दोस्तों। जैसे अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। कौन सा है? केंद्रीय सूचना आयोग। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कब बना था दोस्तों? 2005 में। ऐसे ही एक और है NGT। कौन सा है? NGT, ये 2010 में बना है दोस्तों। तो ये सब न्यायिक हैं, इनके खिलाफ जारी कौन सी हो सकती है? प्रतिषेध नामक रिट जारी की जा सकती है न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है दोस्तों। और अगला मैं क्या कह रहा हूँ, किसके खिलाफ ये जारी नहीं की जाएगी? तो ये खिलाफ जारी नहीं होगी जो, वो कौन है? तो वो है कोई प्रशासनिक संस्था, कोई प्रशासनिक हो सकती है, प्रशासनिक निकाय।
या संस्था, वैधानिक संस्था कोई हो सकती है, कोई निजी संस्था हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यायिक एवं अर्धन्यायिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछी जाती है, और प्रशासनिक संस्था, वैधानिक और निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। कौन सी? प्रतिषेध नामक ये रेट जारी नहीं की जा सकती। अगली कौन सी हमारे सामने है? तो अगली है उत्प्रेषण। कौन सी है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सर्टियोररी जिसको कहा जाता है, तो सर्टियोररी जो है ये किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? तो सेम बिल्कुल वही है, ये भी न्यायिक एवं अर्धन्यायिक संस्था। किसके खिलाफ? न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरण जो है उनके खिलाफ जारी की जा सकती है। और साथ में एक और जोड़ दी गई है 1991 से, जिसको है प्रशासनिक, कौन सी है? प्रशासनिक प्राधिकरण। जो प्रशासनिक संस्थाएं मैंने बताया था अभी 1991 से जोड़ी है, पहले मूल संविधान में नहीं थे दोस्तों। तो उत्प्रेषण न्यायिक संस्थाओं, अर्धन्यायिक संस्थाओं जो अभी मैंने बताई एग्जाम्पल में, प्रशासनिक प्राधिकरणों 1991 से भी उसके खिलाफ भी कौन सी जारी हो सकती है? उत्प्रेषण नामक रेट जारी की जा सकती है। और किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है? तो वही जो वैधानिक संस्थाएं हैं, ये विधि की संस्था, वैधानिक संस्थाएं और निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। कौन सी दोस्तों? उत्प्रेषण। अगली कौन सी मैंने बताई थी? तो अगली है आपकी अधिकार परीक्षा। लास्ट है कौन सी? अधिकार परीक्षा। भाई अधिकार परीक्षा को वारंटो कहा जाता है, ये किसके खिलाफ जारी की जा सकती है अधिकार परीक्षा? तो अधिकार परीक्षा सीधे सीधे निकल रहा है सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? सार्वजनिक कर्मचारियों, अर्थात जो भी सार्वजनिक कर्मचारी होंगे, सार्वजनिक कर्मचारी। बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप से दोस्तों पूछा जाता है कि किसके खिलाफ जारी की जा सकती है या किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती। और नौकरशाही के खिलाफ। सार्वजनिक कर्मचारी का मतलब सरकारी कर्मचारी, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है दोस्तों, तो इसके खिलाफ जारी की जा सकती है। और किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है? तो कोई निजी व्यक्ति, निजी कर्मचारी है, निजी कर्मचारी हो गया, निजी व्यक्ति हो गया, तो उसकी निजी संस्थाओं में उसके खिलाफ जारी करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो निजी कार्यालयों में ये जारी नहीं की जा सकती है, ये सरकारी कार्यालयों में जारी की जा सकती है। कहाँ पर की जाती है? सरकारी कार्यालयों में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जारी की जा सकती है। तो याद रखना, हैबियस कॉर्पस और अधिकार परीक्षा दो ही ऐसी वो हैं जो किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती हैं। निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है। वो कौन कौन सी दो संस्थाएं हैं? मतलब जो दो रेट हैं वो हैबियस कॉर्पस है और क्वा वारंटो, अर्थात कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा अर्थात अधिकार पूछने, अधिकार वो खिलाफ जा सकता है। तो निजी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? निजी व्यक्ति नहीं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से, अर्थात कह सकते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ जो जारी की जा सकती है वो कौन कौन सी है? तो निजी व्यक्ति, ये तो निजी के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। तो निजी व्यक्ति या निजी व्यक्तिगत कह सकते हैं। तो व्यक्ति विशेष के खिलाफ जो जारी होने वाली रेट कौन कौन सी है दोस्तों? तो हैबियस कॉर्पस और क्वा वारंटो। हक, HQ, हक याद रखिएगा, और H और Q जो किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अगला हम लोग इसमें क्या देखते हैं? तो हम लोग देखेंगे अब थोड़ा सा विवाद, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से विवाद वाले पूछता है, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विवाद वाले क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 32 वर्सेस आर्टिकल नंबर 226। अब इनमें अंतर क्या है दोस्तों? अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये देख लेते हैं। भाई आर्टिकल नंबर 32 आप लोग जानते हैं संवैधानिक उपचार है, और आर्टिकल नंबर 226 में हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों का हनन होने पर। तो ये स्वयं में एक प्रकार का क्या है? मूल अधिकार है। ये क्या है? मूल अधिकार, स्वयं में मूल अधिकार, स्वयं मूल अधिकार है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 32। अर्थात जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम सीधे अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और केवल सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार हनन के होने पर जा सकते हैं। लेकिन ये दूसरा जो है, ये कौन सा है? हमारा देता है विकल्प का अधिकार है। ये कौन सा है दोस्तों? विकल्प का अधिकार। अर्थात हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये विकल्प का अधिकार है, ये विकल्प दिया गया है हमें। तो कह सकते हैं कि भाई ये स्वयं मूल अधिकार है, और मूल अधिकार जब स्वयं होगा
तो इनका हनन ना हो इसके लिए स्वयं में न्यायालय जिम्मेदार होगा, और न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगा दोस्तों। तो इसके अगला किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगला ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है क्या ये मूल अधिकार के अतिरिक्त किसी और चीज में जारी कर सकती है रेट, तो केवल मूल अधिकार में ये रेट जारी की जा सकती है, केवल मूल अधिकार का हनन होने पर, केवल मूल अधिकार के संबंध में, और ये किसमें, मूल अधिकार प्लस सामान्य कानून, मूल अधिकार प्लस सामान्य कानून, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है ये। तो मूल अधिकार और सामान्य कानून इन दोनों के खिलाफ जारी कर सकती है कौन सी, हाई कोर्ट दोस्तों, कौन सी, हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ वो जारी कर सकती है, केवल और केवल मूल अधिकारों के हनन होने पर। ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से, जो कि निकल भी रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं वो हाई कोर्ट की अपेक्षा क्या है, कम है। क्या है दोस्तों, कम है। और ये क्या है, विस्तृत है, अर्थात ज़्यादा दिया गया है, अधिकार अधिक हैं दोस्तों। कैसे हैं, अधिक अधिकार है। तो इस संबंध में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा अधिकार हो जाता है और मूल अधिकार इसके केवल बंधा हुआ सीमित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम अधिकार रखता है। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में बात करें तो इसको कहा जाता है कि इसके पास न्यायिक अधिकार कम है। क्या है दोस्तों, न्यायिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास रिट के संबंध में, कौन सी रिट, तो मूल अधिकारों के हनन होने पर कम है दोस्तों, और जबकि इसके पास न्याय अधिकार क्या है, विस्तृत है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। और अगला जो पूछा जाएगा वो कौन सा है कि कहाँ कहाँ ये जारी की जा सकती है, किसके पास अधिकार कहाँ कहाँ क्षेत्र में है, अर्थात न्याय क्षेत्र के संबंध में। तो न्याय क्षेत्र के संबंध में क्या जारी किया है, मतलब क्या है, तो इसके पास विस्तृत अधिकार है। क्या है, विस्तृत। क्यों, क्योंकि भाई ये किसी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति भारत में, और प्लस सरकार या किसी भी पूरे इंडिया में कोई भी राज्य का सरकार या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, संस्था हो, उसके खिलाफ जारी की जा सकती है रेटें। कौन सी, ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट वाली। जबकि ये सब, इसका न्याय क्षेत्र क्या है, छोटा है। कह सकते हैं छोटा कैसे है, क्योंकि इसका कम है, मतलब विस्तृत क्षेत्र कैसा है, कम है, क्योंकि ये केवल और केवल राज्य तक सीमित है, जिस राज्य में वो होता है, अर्थात राज्य के व्यक्ति तक, केवल राज्य के व्यक्ति, केवल राज्य के व्यक्ति। ठीक है दोस्तों। या कह सकते हैं जो क्षेत्र अधिकार तक, क्षेत्र अधिकार तक, जबकि इसके बाद पूरे इंडिया का है, तो ये इसका न्याय क्षेत्र क्या है, बड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का क्या है, कम है न्याय क्षेत्र दोस्तों। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो और अगला कौन सा है, तो अगला इसमें क्या होकर पूछ सकता है, तो अगला इसमें यह भी पूछ सकता है, क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं तो हमारे मूल अधिकारों का हनन होने पर तो क्या ये रोक लगा सकती है, तो नहीं रोक सकते हैं। क्यों, इस पर रोकने का कोई मतलब ही नहीं होता, रोक नहीं सकता, अर्थात नकार नहीं सकता। इसको लिख सकते हैं हम लोग दूसरी भाषा में, क्या कर सकते हैं कि ये नकार नहीं सकता है, नकार नहीं सकता, नकार नहीं सकता। और ये नकार सकता है, हाई कोर्ट नकार सकता है। क्या कर सकता है, ये नकार सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो विकल्प है, इसके पास विकल्प है। भाई जब यहाँ नहीं जाओगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता, क्योंकि हमें मजबूरी में इसके पास ही जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इसको नकार नहीं सकता, और हाई कोर्ट इसको नकार सकता है। तो इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए, 32 और 226 में अंतर क्या है, ये स्वयं में मूल अधिकार है, इसलिए मूल अधिकारों के हनन होने पर आप स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाइए, बिना किसी कौन सी प्रक्रिया के, अपीलीय प्रक्रिया के, बिना अपीलीय प्रक्रिया के, बिना अपीलीय प्रक्रिया के आप कहाँ जाइए, सुप्रीम, अपीलीय प्रक्रिया के आप कहाँ जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जब क्या हो, केवल और केवल मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। और आप इसमें विकल्प दिया हुआ है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, ये केवल मूल अधिकार के खिलाफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मूल अधिकार प्लस सामान्य उद्देश्य के जो कानून होते हैं उनके हिसाब से एक प्रकार से ये अधिकार इसके पास ज़्यादा हो गया। तो कह सकते हैं कि न्यायिक अधिकार के मामले में अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा नीचे पड़ जाता है या थोड़ा कम है उसका न्यायिक अधिकार। इस संबंध में रेट, मूल अधिकार के रेट के संबंध में
और इसके पास हाई कोर्ट के पास ज़्यादा, क्योंकि इसके पास सामान्य उद्देश्य के कानून के खिलाफ भी जा सकते हैं। न्याय क्षेत्र किसका विस्तृत है? सुप्रीम कोर्ट का है। और इसका कौन सा है? छोटा है, कम है, क्योंकि ये केवल एक राज्य तक सीमित है और ये पूरे देश तक सीमित है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अब और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, तो इसी मतलब ऐसे याचिका से संबंधित, तो याचिका में क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, क्या अनुच्छेद 32 का संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते इसका क्या ना हो, मूल ढांचा ना बदल रहा हो। क्या ना बदल रहा हो? मूल ढांचा ना बदले, मूल विशेषताएं ना बदलें, तो इसका संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कि जब अनुच्छेद 32 का क्या ना हो रहा हो, मूल ढांचा ना बदले, तो किया जा सकता है। अच्छा, मूल अधिकार जो 32 में दिया गया है, क्या इसका स्थगन किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसका स्थगन भी हो सकता है, अर्थात अनुच्छेद 359 के तहत, किसके तहत? 359 के तहत इसका स्थगन भी किया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो इसका क्या कर दिया जाएगा? स्थगन कर दिया जाएगा। ये सारे ही अधिकार स्थगित हो जाते हैं, केवल जो दो अधिकार बचते हैं वो है 20 और 21, अनुच्छेद 20-21 छोड़कर लगभग सभी हो जाते हैं, तो ये भी स्थगित हो जाता है दोस्तों। तो ये याद रख सकते हैं हम लोग कि केवल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो और साथ में भाई रेट जारी करने का जो अधिकार दिया गया है, तो क्या रेट जारी करने का अधिकार किसी और को हो सकता है? तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो रेट जारी करने का अधिकार, रेट जारी करने का जो अधिकार है, करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। लेकिन ये किसी और व्यक्ति को या और संस्था को क्या दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है ये। और ये देने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। किसके पास है? अर्थात संसद कानून बना के ये किसी अतिरिक्त न्यायालय को या अतिरिक्त न्यायालय क्षेत्र को दिया जा सकता है, अर्थात अन्य न्यायालय को ये काम दे सकता है दोस्तों। कौन सा? रिट जारी करने का। हालांकि ऐसा कभी किया नहीं गया है, लेकिन संसद क्या कर सकती है? अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। क्या कर सकता है? दे सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये चीजें पूछ लेता है क्वेश्चन, तो रेटों से संबंधित क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जल्दी से हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं, वो कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल नंबर 32 हो गया दोस्तों। अब हम लोगों के सामने आर्टिकल नंबर है कौन सा? 33, अनुच्छेद नंबर 33 देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। तो भाई आर्टिकल नंबर 33 और 34 अर्थात 34 और 33 ये एक प्रकार से मूल अधिकारों को कुछ कम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो भाई 33 क्या है? तो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने की बात करता है। किसकी करता है? प्रतिबंधित करने की। तो कैसे मूल अधिकार या किन के मूल अधिकार? तो जैसे आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि भाई जैसे सेना है, ठीक है, सशस्त्र बल सेना या सशस्त्र बल सेना, ठीक है, सशस्त्र बल कह सकते हैं। अगला है अर्ध सेना या अर्ध सशस्त्र बल, ठीक है, अर्ध बल। अगला है पुलिस, खुफिया एजेंसी, ठीक है दोस्तों। तो ये भाई इनके क्या किए जा सकते हैं? इनके मूल अधिकारों का थोड़ा हनन, मतलब हनन क्या, इनके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, अर्थात रोका जा सकता है। क्यों रोका जा सकता है? क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि भाई जैसे इनको वर्दी पहनना होता है, तो ये कह देंगे हमारे भाई वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 दिया हुआ है, इसलिए हम वर्दी नहीं पहनेंगे। तो ये तो गलत हो गया ना एक प्रकार से। तो इनके मूल अधिकारों को कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है, इन पर कानून लगाए जा सकते हैं, इन पर कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, जो कि अन्य व्यक्ति पर नहीं किया जा सकता है, तो कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। तो इसलिए संसद ने कुछ कानून भी बना दिए गए हैं, जैसे सैन्य अधिनियम आया था। कौन सा आया था? सैन्य अधिनियम। वायुसेना अधिनियम आया था, वायुसेना अधिनियम। नौसेना अधिनियम आया था, नौसेना अधिनियम। ये तीनों अधिनियम कब आए थे? 1950 में आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1950 में। तो इन पर रोक लगाने की बात कही गई थी, अर्थात इनके अधिकारों का हनन किया जा सकता है दोस्तों। अगला कौन सा है? तो अगला हम लोग देखते हैं 34 को देख लेते हैं। तो 34 क्या कर सकता है? ये भी मूल अधिकार का प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन प्रतिबंध कैसे लगा सकता है? तो 34 अनुच्छेद नंबर 34
इसमें क्या है, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं जैसे मार्शल लॉ लगा हुआ, क्या दोस्तों लगा है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, सैन्य कानून कहा जाता है हिंदी में इसको, सैन्य कानून। तो मान लीजिए कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है, सैन्य कानून लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको विचरण करने के लिए मूल अधिकार जो 19 है ये रोका जा सकता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे कौन सा लगा है, सैन्य कानून लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है ना दोस्तों। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है पूरे देश में भी, और क्षेत्र विशेष में ऐसे ही मार्शल लॉ जिस क्षेत्र में लगा है तो वहाँ पे आपके मूल अधिकारों को रोका जा सकता है। अर्थात मूल मार्शल लॉ लगे होने पर मूल अधिकारों का प्रतिबंध, मूल अधिकारों का प्रतिबंध, अधिकारों का प्रतिबंध। मार्शल लॉ का अपने संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान में मार्शल लॉ का उल्लेख नहीं है, ये भी पूछ लिया जाएगा क्या मार्शल लॉ का उल्लेख है, तो संविधान में उल्लेख नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो मार्शल लॉ का कोई उल्लेख नहीं किया गया, इस प्रकार से मार्शल लॉ लगे होने पर आर्टिकल नंबर 34 के तहत क्या कर सकते हैं, आपके मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और एक और आर्टिकल बचता है हमारे सामने, जो आर्टिकल कौन सा है, तो ये हमारे सामने आर्टिकल नंबर 35 है, अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 35। इसमें दोस्तों क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 35 में संसद के पास, किसके पास, संसद, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संसद कुछ विशेष मूल अधिकारों के लिए कानून बना सकती है, विशेष मूल अधिकारों के लिए कानून बना सकती है, भाई जितने भी कानून बने हैं अगर मूल अधिकार से संबंधित रोकने के लिए जिससे आपका हनन ना हो, तो वो किस आर्टिकल के तहत बने हैं, आर्टिकल नंबर 34 के द्वारा। लेकिन बनाए किसने हैं, संसद ने। और ये राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं है, राज्य की विधानमंडल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विधानमंडल के पास ये अधिकार नहीं है, मंडल के पास अधिकार नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमारे मूल अधिकार सारे समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे चलेंगे डीपीएसपी के बारे में, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो दोस्तों ये जल्दी याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद नंबर 33 कुछ लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे अर्धसैन्य बल, सैन्य बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी, उनके मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि ये हमारे संविधान के लिए जरूरी है और हमारे एक प्रकार से राष्ट्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग अनुच्छेद 33 के द्वारा कुछ लोगों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 34 के द्वारा जो मैंने बताया था कि कहीं अगर सैन्य कानून लगा हुआ है, अर्थात कौन सा कानून लगा हुआ है, जिसको हम लोग कह देते हैं मार्शल लॉ, तो आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ जहाँ पर लगा होगा वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पर भी रोक लगाई जा सकती है, वहाँ पर भी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 के तहत संसद विशेष मूल अधिकारों पर कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी एक पर या सभी पर बना सकती है। तो सीधे से कहा गया है कि लेकिन ये राज्य विधानमंडल के पास अधिकार नहीं है, केवल संसद के पास है दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखिएगा और पाँचों रेट याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाए और परमादेश हम आदेश देते हैं, सीधे भाई आदेश दिया जाएगा, तो आदेश किसके खिलाफ दिया जाएगा, जो कोई सही से कार्य नहीं कर रहा होगा। और सीधे अगला कौन सा है, प्रतिषेध, तो रोक लगाने की बात की जाए तो जो न्याय क्षेत्र से उच्च न्याय क्षेत्र की कार्य करने लगते हैं या न्याय क्षेत्र से दूसरे न्याय क्षेत्र के प्रकार करने का प्रयास करते हैं, तो उसके खिलाफ कौन सी रेट जारी की जाएगी, तो प्रतिषेध, सीधे रोक दिया जाएगा, भैया आप नहीं कर सकते हैं वो काम। उत्प्रेषण, जो आपके पास कानून में आप सही से वो नहीं कर सकते, कानून खराब है, अर्थात कह सकते हैं वहाँ पर सही कार्य नहीं हो रहा है, तो न्याय वो कानून वो मुकदमे क्या होते हैं, लंबित पड़े रहते हैं, तो आप उन मुकदमों को ऊपर भेजिए, उत्प्रेषण कीजिए, ऊपर की ओर प्रेषण कीजिए। अधिकार परीक्षा, सीधे अधिकार पूछ रहे हैं, किस अधिकार से आप बैठे हो भाई, आप सीट पर,
और या किस पद पर बैठे हो। तो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ 2 ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से भी जारी की जा सकती हैं। वो कौन सा है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा। बाकी संस्थाओं के लिए है, सरकारी संस्थाओं के लिए परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। उत्प्रेषण और प्रतिषेध न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।